नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं ये आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, हम 500 क्वेश्चन करने वाले हैं और 500 में से लगभग 250 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं और आज 30 क्वेश्चन और हैं। आज 30 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो ही क्वेश्चन आज हमें करेंगे। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, हिम्मत मत हार रख हौसला वो मंजर भी आएगा। हिम्मत मत हार रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। हिम्मत मत हार रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। यूं थक हार कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर होगा बी, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल के अंदर तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था और जो आक्रमण किया था तैमूर लंग ने ये लगभग 1398 ईस्वी 1398 ईस्वी में जब नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शासन था इनका, तो तब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये 1398 ईस्वी के अंदर किया था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास के अंदर अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के लिए अमीर खुसरो ने जो है अग्रगामी भूमिका निभाई थी। खड़ी बोली के विकास के लिए इन्होंने अग्रगामी भूमिका निभाई थी। और दोस्तों, बात करें तो जो अमीर खुसरो है ये प्रसिद्ध कवि, शायर, संगीतकार एवं प्रसिद्ध गायक भी थे और प्रथम मुस्लिम कवि थे। अमीर खुसरो है, ये ध्यान में रखना है, प्रथम मुस्लिम जो कवि थे। और अमीर खुसरो ने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया और इन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि खड़ी बोली का आविष्कार है, इसका श्रेय किस कवि को दिया जाता है? तो ये अमीर खुसरो को दिया जाता है। और अमीर खुसरो को दोस्तों हिंद का तोता भी कहा जाता है। हिंद का तोता भी जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तो इसका राइट आंसर होगा डी, तुर्की ने। पोलो खेल का जो प्रचलन है ये भारत के अंदर तुर्की जो थे, तुर्की के द्वारा किया गया था। और बात करें तो पोलो जो खेल है ये सर्वप्रथम जो फारस देश है, फारस के अंदर जो है 525 ईस्वी के अंदर 525 ईस्वी में ये पोलो खेल खेला गया था। अगर पूछे कि भारत के अंदर कहाँ पर खेला गया था, तो भारत के अंदर जो मणिपुर है, मणिपुर के अंदर भारत के अंदर सर्वप्रथम पोलो खेल है ये खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान के वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ जो है मिश्रण माना गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा डी, सितार जो वाद्य यंत्र है। सितार वाद्य यंत्र को हिंदू एवं मुस्लिम गान के जो वाद्य है इनका सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। और सितार का अगर बात करें तो सितार के आविष्कारकर्ता अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो जो है इसके आविष्कारकर्ता थे। नेक्स्ट है कबीर के गुरु कौन थे? संत जो कबीर थे, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रामानंद। संत रामानंद जी थे, ये कबीर के गुरु थे। और बात करें कबीर का जन्म अगर आपसे पूछे तो वाराणसी के अंदर हुआ था कबीर का जन्म है। और कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। कबीर का जन्म वाराणसी के अंदर 1398 ईस्वी में हुआ था। और जो कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहकर पुकारा था। यानी मस्त मौला किसे कहा जाता है? तो कबीर को कहा जाता है। और कबीर को मस्त मौला कहने वाले व्यक्ति कौन थे या कौन कवि थे? तो कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो राइट आंसर होगा इसका वाराणसी। राइट आंसर होगा इसका वाराणसी। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है भगत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भगत तुकाराम है कौन से सम्राट के मुगल सम्राट थे जिसके समकालीन थे? तो राइट आंसर होगा बी, जहांगीर। भगत तुकाराम है जहांगीर जो थे मुगल सम्राट थे, इनके समकालीन थे। नेक्स्ट है अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर होगा डी, शंकराचार्य। शंकराचार्य को अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। और अद्वैतवाद को दोस्तों शंकराद्वैत भी कहा जाता है। अद्वैतवाद को शंकराद्वैत भी कहा जाता है। और बात करें शंकराचार्य तो इनका स्थान विश्व के जो महान दार्शनिक थे, विश्व के महान दार्शनिकों के अंदर सर्वोच्च स्थान जो है ये शंकराचार्य का माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व के महान दार्शनिकों के अंदर सर्वोच्च स्थान है किस कवि का है? तो शंकराचार्य का है। नेक्स्ट है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? किस संत ने, कौन से ऐसे संत थे जिन्होंने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए जो है गीतों एवं नृत्यों को माध्यम बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे संत थे जिन्होंने ईश्वर को अपने पास महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को इस चीज का माध्यम बनाया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी है और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह कौन सी है? यानी ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी, तो वह उपाधि कौन सी है? और असहयोग आंदोलन की वह उपाधि जो दी थी ये असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने वापस कर दी थी, तो वह उपाधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, केसर ए हिंद। ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। और केसर ए हिंद की उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? तो जो पिंगली वेंकैया थे, पिंगली वेंकैया थे, इन्होंने जो राष्ट्र ध्वज है भारत का, इसका डिजाइन तैयार किया था। और बात करें तो पिंगली वेंकैया ने लगभग 30 देशों का जो है 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में गहराई से रिसर्च किया था। 30 देशों के जो राष्ट्रीय ध्वज थे उनके जो है जाकर इन्होंने गहराई से रिसर्च करके वर्ष 1921 के अंदर
21 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन के अंदर पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार जो है पेश किया था। यानी 1921 में 30 देशों का प्रशिक्षण करने के बाद राष्ट्रीय ध्वजों का 1921 में जो है कांग्रेस की जो समिति थी यानी बैठक हुई थी, कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन के अंदर पिंगली वेंकैया ने उस जो है राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार पेश किया था। और अगर बात करें तो 1931 ईस्वी में इस ध्वज को मान्यता दी गई थी। राष्ट्रीय जो ध्वज है भारत का, इसे 1931 में मान्यता की गई और 15 अगस्त 1947 को पहली बार इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? यानी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसके अंदर प्रथम व्यक्ति जो थे ये विनोबा भावे थे। तो दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे व्यक्ति जो है दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछे तीसरा सत्याग्रही तो तीसरे नंबर के सत्याग्रही थे बृहदत्त ये तीसरे सत्याग्रही थे। और बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह तो ये महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा 1940 ईस्वी के दौरान जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो राइट आंसर होगा सी, 1911 में। 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। और इसी दिन भारत की जो राजधानी है 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अब ध्यान में रखना है कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, कब स्थानांतरित किया गया था। तो 1911 में, पहले 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और 1911 के जो है इसके बाद भारत की जो राजधानी है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? अलीपुर बम कांड के बाद जो है बचाव जो है किस वकील ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सी आर दास ने अलीपुर जो बम कांड है इसके अंदर अरविंद घोष का बचाव किया था। तो दोस्तों अलीपुर बम कांड, सी आर दास इसका पूरा नाम अगर पूछे तो चित्तरंजन दास ये सी आर दास का पूरा नाम है। और अलीपुर बम कांड ये 1908 में हुआ था। 1908 ईस्वी में अलीपुर बम कांड हुआ था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर होगा ए, आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। और मुस्लिम लीग की अगर स्थापना की बात करें 30 दिसंबर 1906 ईस्वी, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत नामक जो अंग्रेज विरोधी संगठन है इसकी स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ए, वी डी सावरकर ने अभिनव भारत नामक जो है एक विरोधी संगठन था अंग्रेजों के विरुद्ध, इसकी स्थापना की थी। और अभिनव भारत नामक जो संगठन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो है आंसर है 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना है जो कि की गई थी। नेक्स्ट है किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो राइट आंसर होगा ए, सरोजनी नायडू। मोहम्मद अली जिन्ना को
हिंदू मुस्लिम एकता का जो दूत है ये सरोजनी नायडू ने कहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना के अगर जन्म की बात करें तो अली जिन्ना का जन्म है 25 दिसंबर 1876 25 दिसंबर 1876 को अली का जन्म हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है, पाकिस्तान का संस्थापक भी माना जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना को ही पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? सूरत की फूट के बाद कांग्रेस जो है किसके हाथ में आ गई थी? तो राइट आंसर होगा बी, नरम दल के। कांग्रेस जो है सूरत की जब फूट हुई थी तो सूरत की फूट के बाद जो कांग्रेस है ये नरम दल के हाथों में आ गई थी। अब नरम दल की स्थापना तो 1907 में हुई थी। नरम दल की स्थापना 1907 में हुई थी। और इसके प्रमुख नेता अगर पूछे तो नरम दल के नेता थे मोतीलाल नेहरू। नरम दल के नेता थे मोतीलाल नेहरू, इसके नेता थे। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा बी, अरविंद घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन अरविंद घोष का है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा बी, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक है सरदार सोहन सिंह, सरदार है सोहन सिंह बाकना। सरदार सोहन सिंह बाकना ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो राइट आंसर होगा बी, नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष ये मैंने आपको बताया था आगा खां, मुस्लिम लीग के प्रथम जो अध्यक्ष थे आगा खां थे। और मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं सलीमुल्लाह खां, जिन्होंने 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? इसका राइट आंसर होगा ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष गीत है ये वंदे मातरम बना था। अब स्वदेशी आंदोलन तो इसकी स्थापना 1905, स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 के अंदर भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। 1905 के अंदर भारत के जो है वायसराय थे लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ जो है ये आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और 1911 तक, 1905 से लेकर 1911 तक जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू रहा था। और बात करें तो इसकी शुरुआत के अंदर नेतृत्व तो सैयद हैदर, ये राजस्थान के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई तो सैयद हैदर राजस्थान के नेतृत्व करता थे। 1911 के अंदर जब स्वदेशी आंदोलन राजस्थान में हुआ था तो राजस्थान में नेतृत्व करता सैयद हैदर थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और बाल गंगाधर है तो बाल गंगाधर को अशांति का जनक किसने कहा था? तो अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था।
नेक्स्ट है लाल बालपाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। लाल बालपाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। तो राइट आंसर होगा इसका सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। तो लाल का अर्थ है लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल है विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो राइट आंसर होगा ए, लोथल। और लोथल वर्तमान में गुजरात में है और जो लोथल गुजरात है ये सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। अब लोथल की बात करें तो जो पतन तो 1800 ईसा पूर्व के अंदर 1800 ईसा पूर्व जो है ये सिंधु सभ्यता के पतन का काल माना जाता है। यानी शुरुआत जो पतन की है ये 1800 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। अब लोथल की बात करें तो लोथल की खोज किसने की थी। तो 1954 ईस्वी के अंदर इसकी खोज हुई थी और लोथल की खोजकर्ता रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, ये किस मुगल शासक ने कहा था। तो राइट आंसर होगा ए, जहांगीर। जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, ये जहांगीर ने कहा था। तो दोस्तों जहांगीर ये अकबर का पुत्र था। जहांगीर है ये अकबर का क्या था, पुत्र था। तो जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर का अगर जन्म पूछे आपसे तो जहांगीर का जन्म 13 अगस्त 1569 के अंदर जहांगीर का जन्म हुआ था और मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 28 अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। और जहांगीर के समय अंग्रेज थे एक सर टॉमस रो। जहांगीर के समय ही अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो जो है ये भारत के अंदर आए थे और जहांगीर के समय को ही चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, जहांगीर। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, शाहजहां। शाहजहां का काल जो है ये संगमरमर का काल कहलाता है क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी निर्माण करवाया था हर निर्माण के अंदर संगमरमर का व्यापक उपयोग किया गया था। और जो शाहजहां है ये 5वें नंबर के मुगल बादशाह थे। 5वें नंबर के मुगल बादशाह थे और इनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके शासनकाल को मुगल काल का जो है मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। और भारतीय सभ्यता के सबसे बड़े समृद्ध काल, भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल भी इनके शासनकाल को बुलाया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध जो है काल किसके शासनकाल में था। तो शाहजहां के शासनकाल में था। नेक्स्ट है किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। किस भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा को शुरू किया था। इसका राइट आंसर होगा ए, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के शासनकाल के अंदर है भारतीय शासन यानी जो पट्टा एवं कबूलियत जो प्रथा है ये आरंभ की गई थी। तो शेर शाह सूरी तो ये सूरी वंश के संस्थापक भी है और 1537 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने सूरी वंश की
स्थापना की थी। और कहाँ पर है? बंगाल के अंदर। तो सूरी जो साम्राज्य था ये बंगाल में था। तो बंगाल के अंदर सूरी साम्राज्य की स्थापना 1537 के अंदर शेर शाह सूरी ने की थी। और दोस्तों शेर शाह ने शेर खान की उपाधि भी धारण की थी। शेर शाह ने शेर खान की उपाधि धारण की थी। और जो ग्रांड ट्रंक रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेर शाह सूरी ने 1542 में करवाया था। ग्रैंड जो ट्रंक रोड है इसका 1542 के अंदर निर्माण करवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? राजपूताना के राज्यों के अंदर किस एक राज्य के अंदर जो है अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ जो साम्राज्य है इसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। और मेवाड़ के सिसोदिया जो राजवंश था, सिसोदिया राजवंश का एक शासक था उदय सिंह। उदय सिंह ने अपने जीवन के अंदर या अपने शासनकाल के दौरान अकबर से संप्रभुता जो है ये स्वीकार नहीं की थी। तो मेवाड़ जो है यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने सदैव मुगलों का विरोध किया था। अगर ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछे कौन सा एकमात्र ऐसा जो राज्य था जिन्होंने कभी भी मुगलों का जो है साथ नहीं दिया या मुगलों का संप्रभुता स्वीकार नहीं की, तो राजस्थान का एकमात्र राज्य था मेवाड़। और मेवाड़ ने कभी भी मुगलों का विरोध किया और कभी भी संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो दोस्तों आज हमने सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।